दोस्तों नमस्कार। कानून क्या है ये हर व्यक्ति जानना चाहता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कानून में कि ये आपकी और हमारी ज़िंदगी में हर स्तर पर असर करता है, चाहे या ना चाहे। अगर समाज में कानून नहीं हो तो अराजकता होगी, हम उसको जंगल राज बोलते हैं, जहाँ पे फिर माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट चलेगा, या हम ये कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुल मिला के समाज में एक अराजकता होगी, हर आदमी किसी ना किसी रूप में दुखी रहेगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी कानून के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये जानने का हक है कि कौन सी चीज़ है जिससे उनका फ़ायदा हो और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उनको बचना हो। इसीलिए आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो अक्सर आपने जूरिस्प्रूडेंस नाम के एक शब्द के बारे में अपने फैकल्टी से, कॉलेज में, सिलेबस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। लेकिन जब इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा लगता है कि हम कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई पुराने दार्शनिक हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनके नाम रटने पड़ेंगे, किसने क्या बोला था। वर्चुअली ये एक सब्जेक्ट ऐसा होता है लॉ स्टूडेंट के लिए कि उसको लगता है कि ये बिल्कुल हिस्ट्री है और इसको बस रटना है, इसकी और कोई यूटिलिटी नहीं है। किसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस को रटो और एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ। क्योंकि इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी का डेली लाइफ से क्या संबंध है, आज की दुनिया में क्या संबंध है, हम जो डे टू डे काम करते हैं, जो सरकारें और जो नए पार्लियामेंट कानून बनाती है, उससे क्या लेना देना है, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस विषय को मैंने एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करी है दोस्तों के लिए। वाई यू शुड स्टडी जूरिस्प्रूडेंस एंड चाणक्य। हम जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस की किताबें पढ़ते हैं हमारे लॉ कॉलेजेस में, वो सब या तो वेस्टर्न ऑथर की हैं या वेस्टर्न ऑथर का कॉपीड डिस्टॉर्टेड वर्जन बाय इंडियन ऑथर्स है। बहुत कम ऐसा है जहाँ पे आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा, ओरिजिनल थिंकिंग मिलेगी। क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लीगल एरियाज़ में हम रिसर्च कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को कॉपी कर रहे हैं और अपनी यूटिलिटी के हिसाब से कानून बना रहे हैं। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जूरिस्प्रूडेंस का सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है। लेकिन एक शब्द जिसके बारे में मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि आप चाणक्य को ज़रूर पढ़िए। आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप चाणक्य को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो चाणक्य की दंड नीति थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ड्राफ्टेड थी। इसकी चर्चा अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ कॉलेजेस में हम लोग नहीं करते हैं और यही कारण है कि हमारे समाज के अंदर जब हम वेस्टर्न कानून ला के थोपने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, समाज में अशांति होती है, समाज उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ की फिलॉसफी और हमारा समाज उसमें फ़र्क है। इसीलिए जो मुद्दा इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा वो आज ये है दोस्तों कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जैसे हर विषय है, चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, हर एक के अंदर कोई थ्योरी होती है, थ्योरम्स होती हैं। उसके आधार पे फिर एप्लीकेशन डेवलप होते हैं, उसके आधार पे फिर उस प्रोडक्ट का जब एप्लीकेशन डेवलप होता है उसकी यूटिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं और फिर वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आता है, जिसको हम कमर्शलाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी समाज में एक्सेप्ट करते हैं। और तब हम कहते हैं देखिए साइंस का रोल भारत में या समाज में किस लेवल तक है। लेकिन हम इस बात की कभी चर्चा नहीं करते कि कानून का रोल हमारे समाज में क्या है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। जूरिस्प्रूडेंस इज द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ। कि लॉ आखिर हम कानून की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या मजबूरियां हैं, क्या कहानियां हैं, क्यों ये कानून हमने बनाए, इसको हम जानने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन हम उसको जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उस दिन आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक या एक इंटरेस्टिंग नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस। जो जूरिस्प्रूडेंस है, जब वो थ्योरेटिकल स्टडी है तो क्या सवाल ढूंढते हैं, व्हाट इज लॉ, कानून है क्या। आज आप प्रॉपर्टी कानून की बात करते हो, आप मैरिज लॉ की बात करते हो, आप टेक्नोलॉजी लॉ की बात करते हो, आप इंटरनेट लॉ की बात करते हो, आप मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हो,
आप क्रिमिनल एक्ट की बात करते हो, हर लेवल पे हमने कानून देखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कानून होता क्यों है, ज़रूरत क्या है इसकी, व्हाट आर द ओरिजिन्स एंड पर्पस ऑफ लॉ, क्यों ज़रूरत है, कहाँ से आए ये कानून। पहले तो नहीं था, इंटरनेट कानून 20 साल पहले तो नहीं था। आज हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले तो साइबर सिक्योरिटी का कानून नहीं था। तो ये आया कहाँ से? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे कानून बदल रहे हैं। इसीलिए जब आप समाज को पढ़ते हो तो समाज को डिसिप्लिन करने के लिए कानून भी चाहिए, क्योंकि समाज में हर तरह की हरकतें होती हैं, अच्छी और ख़राब। और समाज की खुशहाली के लिए अच्छी हरकतों को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, और ख़राब हरकतों को और उन हरकतों को करने वाले लोगों के लिए कानून चाहिए, ताकि उनको समाज से दूर रखा जाए, ताकि उस समाज का नुकसान ना कर पाए। हाउ शुड लॉ बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड? अब कानून है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। कोर्ट्स में आपने देखा होगा बहस हो रही होती है। वो बहस क्या हो रही होती है? बहस ये हो रही होती है कि जो कानून है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्योंकि जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये कैसे कहेंगे कि जो क्राइम हुआ है, सो कॉल्ड क्राइम, या जो भी हरकत हुई है वो कानूनी रूप से सही है या गैर कानूनी है। तब आप कैसे बताएंगे? जब आपको कानून ही नहीं पता तो कानून के हिसाब से सही है या गलत, फिर वो आपका परसेप्शन आ जाता है, और परसेप्शन में गलतियां होती हैं। इसीलिए जो कोर्ट्स का काम होता है, जो जजेस का काम होता है, वो इंटरप्रिटेशन को डायरेक्शन देना होता है। इंटरप्रिटेशन कौन करता है? एक पक्ष का वकील अपनी तरफ से करता है, दूसरा वाला दूसरी तरह से करता है। दोनों तथ्यों को सामने रखकर फिर जज का ये काम होता है एज ए न्यूट्रल पर्सन कि सही क्या है उसको समझें, पहले उसको डिफाइन करें और फिर उस बेस पे बताएं कि जो केस आपके सामने आया है, जो वारदात आपके सामने आई है, वो सही है या गलत। इसीलिए मर्डर क्राइम है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मर्डर क्राइम नहीं है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का फर्क आ जाता है। इस बात को हमें समझना होता है। व्हाट मेक्स ए लॉ जस्ट और अनजस्ट? कानून सही है या गलत है? अब आप कहेंगे कि साहब सेल्फ डिफेंस में मर्डर तो मर्डर ही है, गलत तो है। उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता? अगर वो अपनी जान को बचाने के लिए सामने वाले को खत्म नहीं करता तो वो मारा जाता। अब दो में से एक को मरना था, सिचुएशन ऐसी थी, अब उस स्थिति में क्या होगा? और यही काम है कानून का, इसको समझना कि परिस्थितियां क्या थी, क्यों ये वारदात हुई, और फिर ये रास्ता निकालना कि क्या इसका अल्टरनेट था। अगर अल्टरनेट था, आपको मर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अल्टरनेट था, फिजिबल था, वर्केबल था, तो फिर ये माफ़ी के योग्य नहीं है, ये मर्डर ही कहलाएगा। लेकिन जब कोई और ऑप्शन था ही नहीं और क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था और उस हिस्से में दूसरे का मर्डर हो गया, तब क्या इसको आप क्राइम बोलोगे? इसे क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तो वही परिस्थितियों में इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। तो यही काम है इस कानून को समझने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नॉट हाउ लॉज वर्क बट व्हाई दे एग्जिस्ट एंड व्हाट वैल्यूज दे रिफ्लेक्ट, जस्टिस, फेयरनेस, ऑर्डर एटसेट्रा। क्यों है ये कानून? ये कानून क्या, इसीलिए आप देखेंगे कि वैल्यू सिस्टम समाज का बहुत फर्क पड़ता है। एक समाज में एक पर्टिकुलर कानून को आप उस क्राइम को छोटा सा क्राइम मान के इग्नोर कर देते हो, लेकिन वही क्राइम दूसरे समाज में उसको हीनियस क्राइम माना जाता है। इस बात को समझना होगा। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो वक्त के हिसाब से कभी आपकी लॉ बुक्स में थे, लेकिन धीरे 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 उन कानूनों को लॉ की किताबों से हटा दिया गया। क्यों? समाज को लगा कि शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, या ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें इलॉजिकल होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बदलते हुए समाज में कानून भी बदलते हैं। कानून पत्थर की लकीर नहीं है। और यही बात अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो गीता में भी यही कहा गया है कि हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको रास्ता दे सकते हैं, चलना आपको है। लेकिन कई किताबों में ऐसा भी है कि जो कहा बस वही सही है, आप बदल नहीं सकते। समाज बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन वो कानून नहीं बदलेंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ पे अराजकता हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इनटॉलरेंस हो सकता है। इस बात को भी समझना होगा। इसलिए दोस्तों, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं।
Jurisprudence is the study of nature, origin, purpose and interpretation of law. नेचर, कानून क्यों है, किस लिए है, ओरिजिन कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और कानून की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे, ये कानून अपने बारे में बताता है। इट एक्सप्लोर्स लॉ एज ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट सेट ऑफ रूल्स। जैसा मैंने पहले कहा कि जो कानून बनता है उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। आप चाहते हैं कि लोग चोरी ना करें तो आपने उस हिसाब से कानून बनाए। आप चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को ना मारें, रिस्पेक्ट से रहें, तो आपने उस हिसाब से कानून बनाए। आप चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली बची रहे तो आपके कानून उस हिसाब से होंगे। कहीं पे ये कहा जाता है कि फैमिली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कानून उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि ठीक है, आपको डाइवोर्स चाहिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको नहीं साथ में रहना, मत रहिए, तो तुरंत आप डाइवोर्स ले लीजिए, फाइल करिए, जाइए अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते। लेकिन जब समाज कहता है नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली का विघटन नहीं होना चाहिए, तो डाइवोर्स के लिए भी बहुत सारे प्रक्रिया होती हैं ताकि कोशिश ये की जाए कि किसी तरह से परिवार बच जाए। ये है कानून का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन शॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द व्हाई बिहाइंड द व्हाट ऑफ लॉ। कानून है, हमें पता है कि ये कानून है, लेकिन क्यों है, इसकी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें कानून चाहिए। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कानून को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, आपको व्हीकल, जब आप टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, वह कानून है। क्यों? पुलिस वाला चालान कर देगा। पर्पज़ ये नहीं है, पर्पज़ ये है कि आप सेफ घर पहुँचें, जहाँ जा रहे हैं ड्राइविंग के समय आप सेफ रहें, एक्सीडेंट के समय आपको चोट ना लगे। सबसे वाइटल पार्ट होता है, सिर पे लगती है, आपका सिर बच जाए, इसलिए हेलमेट का प्रावधान है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाला चालान कर देगा। हम लोग कानून का इंटरप्रिटेशन ही या लॉजिक ही नहीं समझते, इसलिए कानूनों का वायलेशन होता है। हम हेलमेट कब पहनते हैं? जब पुलिस वाला देखते हैं, चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है तो निकाल के पहन लिया। क्या बाकी समय उसकी ज़रूरत नहीं थी? ये फ़र्क है व्हाट इज़ लॉ एंड वाई देयर इज़ लॉ। हम व्हाट तो जानते हैं कि नहीं पहना तो फाइन होगा, क्यों है हेलमेट की ज़रूरत, इस पे हम चर्चा नहीं करते। इसीलिए कानून तोड़ने की एक आदत सी बन जाती है और उसको रोकना चाहिए। इट इज़ व्हाट लीगल स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स डिग इनटू व्हेन दे वांट टू अंडरस्टैंड द डीपर प्रिंसिपल्स बिहाइंड रूल्स एंड रूलिंग्स। कि यही काम है फिर इंटरप्रिटेशन का। हिस्टोरिकली ये कानून चले आ रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, कानूनों में मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। वक्फ लॉ पहले कैसे था, फिर क्या हुआ, फिर क्यों बदला, क्या उनमें परिस्थितियां थी, क्या गड़बड़ थी, उन कमियों को कम करने के लिए आपने कानून में बदलाव किए। कानून पहले भी था, 100 साल पहले भी वक्फ का कानून था, 100 साल बाद भी है, लेकिन उनमें सब में क्यों परिवर्तन आया? परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, एविडेंस ऐसे आए कि पुराना कानून सही नहीं है। अब कानून तो चाहिए, तो उसमें ऐसा बदलाव किया जाए जिससे वो अकाउंटेबल हो जाए, समाज में उसकी यूटिलिटी इम्प्रूव हो जाए, ना कि कन्फ्लिक्ट हो। इस बात को समझना होगा। इसीलिए अब सोर्स ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से हम फिजिक्स की बात करते हैं, इसी तरह से हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। कहीं पे हम ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये अलग अलग थ्योरीज की हम बात करते हैं। इसी तरह से लॉ में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेस और स्कूल्स ऑफ थॉट्स विद इन ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्लूडिंग नेचुरल लॉ। अब नेचुरल लॉ क्या है? अब नेचर क्या चाहता है, ह्यूमन कंडीशंस क्या है, पहले हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। भाई जस्टिस, मॉरलिटी, रीजन, ये नेचुरल लॉ है कि भाई न्याय होना चाहिए, जो लॉजिकल है, सही है, उसको करो, ये है नेचुरल लॉ। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया? बिलीफ दैट लॉ इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। कोई चोरी नहीं करेगा, सब ईमानदारी से रहेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। इस हिसाब से आप नेचुरल लॉ बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल पॉजिटिविज्म की। अब लीगल पॉजिटिविज्म क्या होता है? जो कानून में लिखा हुआ है हम उसी को मानेंगे। गाड़ी आपको लेफ्ट साइड चलानी है, राइट नहीं चला सकते। अब आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है? अब यहाँ पे लॉजिक का आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो राइट में भी चलती है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं आप, जो आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में
कानून के हिसाब से। और कानून क्या बोलता है? लेफ्ट में गाड़ी चलाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है लीगल पॉजिटिविज्म। इसका मतलब जो कानून में लिखा गया है उसको मानो, वो पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानता, फिर वो इलीगल कहलाएगा। इसीलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगला मुद्दा आता है लीगल रियलिज्म। एम्फेसाइज हाउ लॉज आर एक्चुअली एनफोर्स्ड, इंटरप्रेटेड इन रियल लाइफ बाय जजेस एंड नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। अब आपने देखा होगा कि कानून में बहस होती है, कोर्ट्स में बहस होती है, फिर जजेस डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये नहीं, ये ऐसे नहीं वैसे होगा। आपके लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, आपको नहीं पसंद आया, आप ऊपर चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उस पर इंटरप्रिटेशन हुआ, बहस हुई, वही कानून है, लोअर कोर्ट ने उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट किया। फिर आपने हाई कोर्ट में उसका इंटरप्रिटेशन देखा कि हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जो लोअर कोर्ट ने कहा वो ठीक नहीं है, आपने उसको पलट दिया या आपने उसको एंडोर्स कर लिया। अब उस डिसीजन से जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं था वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। वो कहता है सर मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन अभी भी ठीक नहीं है, इसमें ये खामियां हैं। फिर उस मुद्दे को आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि इस कानून में ऐसा क्या है कि जिसके कारण ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। फिर उस कानून को लेके बहस की जाती है ये समझने के लिए कि एक्चुअली कानून चाहता क्या है, और फिर उसको समाज की परिस्थितियों से देखा जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। ये कब आया? जब गवर्नमेंट ने ब्लॉकेड कर दिया कि लॉन्ग समय तक इंटरनेट नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है, लोग कहते थे कि सर अब तो सारा वार्तालाप ईमेल्स वगैरह अपने रिश्तेदारों से ईमेल के इंटरनेट के माध्यम से बात करते हैं, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, हम बैंकिंग नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तब सरकार को लगा कि हमने तो इसको किया था लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ताकि अफवाहें ना फैलें। कोर्ट ने कहा कि भाई आप वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या? तो जब इंटरनेट समाज में नहीं था तो कानून भी नहीं था। जब कानून बना तब उस समय वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतनी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी नहीं थी, तो वो कानून वैलिड था। जब डिपेंडेंसी बढ़ गई तो वही कानून का इंटरप्रिटेशन फिर अलग ढंग से होने लगा। ये बदलता हुआ तो हमने अपनी लाइफ में देखा है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल लीगल स्टडीज चैलेंजेस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लॉ एंड सीज इट एज टूल यूज्ड टू मेंटेन पावर स्ट्रक्चर। बहुत सारे कानून हैं जिसको कहा जाता है कि साहब ये कानून संविधान के हिसाब से गलत है। जैसे अभी लेटेस्ट हम डेवलपमेंट देखते हैं कि वक्फ कानून पार्लियामेंट ने पास किया। बहुत सारे लोग संसद में जब पास हुआ वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ये कह के कि कानून संविधान का खिलाफ है। अब इशू ये है कि ये किस लिए है, तो कहते हैं जी सरकार कंट्रोल करना चाहती है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इतना मिसमैनेजमेंट है, इतने घपले हैं कि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो इससे समाज में विघटन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। दोनों के तर्क अपने अपने हैं। अब यह मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, बताएगा क्या सही है, आपको उसका भी डिसीजन पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ की जाती हैं कि क्यों किया जाता है। आफ्टर ऑल ओवरनाइट तो चेंज नहीं हुए। बहुत सारे कानून हैं जिसमें अमेंडमेंट आते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या है? पिछले 75 साल में कितने अमेंडमेंट आए। हर बार पार्लियामेंट बैठता है, कई कानून जो हैं उनको बदला जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, नए कानून लाए जाते हैं, क्योंकि समाज बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, पोस्ट मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस एटसेट्रा। अब नई नई ब्रांचेज आ रही हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर फीमेल का रोल क्या है, आप उनको बराबर का हक क्यों नहीं देना चाहते, उस मुद्दे को लेके बात आ जाती है। इसका मतलब जेंडर को लेके बात आती है कि जितने कानून थे वो मेल ओरिएंटेड थे, उनके लिए थे। फिर हमने विमेन प्रोटेक्शन के लिए विमेन ओरिएंटेड कानून बनाए, फिर उनका मिसयूज़ होने लगा। जैसे डावरी लॉ है या और भी कानून है, उनका फिर मिसयूज़ होने लगा। फिर SC ST कानून बनाए ताकि जो समाज का पिछड़ा तबका उसको सपोर्ट मिले, फिर SC ST कानून का मिसयूज़ होने लगा। इस तरह से स्थितियां बदलती हैं तो कानून को अपने हिसाब से मॉडिफाई होते रहना पड़ेगा। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ये कानूनों की जो परिभाषा, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये क्या है, इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ब्रीफली हम इसकी भी चर्चा करते हैं। मेजर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड की थिंकर्स। नेचुरल लॉ की हमने बात करी। लॉ इज़ बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन रीजंस। इसको अगर हम देखते हैं तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ऑल नेचुरल लॉ की जब हम बात कर रहे हैं, अब किसने किया? इसमें एरिस्टोटल साहब, थॉमस एक्विनस एंड जॉन लॉक। जब आप ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो आपको रटने पड़ते हैं, अदरवाइज इनकी डे टू डे लाइफ में यूटिलिटी नहीं है।
जैसे आप बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था और गाड़ी का इस्तेमाल किसने किया था, टायर का आविष्कार किसने किया था। अब उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ यूज़ करते हैं। लॉ में भी यही होता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, लॉ को समझना चाहते हैं, लोगों का कंट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर मॉडर्न टेक क्या है? लॉ शुड रिफ्लेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल जस्टिस। तो ये जो नेचुरल लॉ है, इसलिए हम नेचुरल जस्टिस की भी बात करते हैं। जहाँ पे भी लॉ कंफ्यूजिंग में आ जाता है स्थिति में, समझ में नहीं आता क्या करें, तो अक्सर कोर्ट ने कहा है कि भाई नेचुरल जस्टिस तो इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को बराबर का अधिकार और मौका मिलना चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म में लॉ रूल्स मेड बाय अथॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ मॉरलिटी। जब बना दिया कि गाड़ी लेफ्ट साइड चलेगी तो चलेगी, इंडियन करेंसी यही है, ऐसे ही चलेगी, आपको इस तरीके से ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपके लिए ये 10 कानून और हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे इन सब की क्या ज़रूरत है? वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वहाँ ये कहा जाता है कानून है, फॉलो करिए। और यही कहा जाता है कि जेरी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट ने यही कहा कि लीगल पॉजिटिविज्म को हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल, इवन ए हार्श लॉ इज़ वैलिड इफ पास्ड बाई प्रॉपर अथॉरिटी। अब हार्श लॉ फॉर एग्जाम्पल, कोविड के समय कोई घर से नहीं निकलेगा, आपको कि क्यों नहीं निकलेगा? हार्श लॉ था, सारे रास्ते बंद, कानून बना दिया सरकार ने, कोई नहीं निकलेगा, ब्लॉकेड है। अब आप कहेंगे क्या ज़रूरत थी, हम प्रिकॉशन ले लेंगे, दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट हुए थे, लेकिन समाज के हित में सरकार ने डिसीजन लिया। फिर बात आती है, हम जब बात कर रहे हैं लीगल रियलिज्म की, लॉ इजंट नॉट जस्ट व्हाट इज़ रिटन बट हाउ द जजेस अप्लाई इट। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि जज की सोच पे डिपेंड करता है, और साइड में ये कहते हैं कि ये जज ठीक है, ये जज ठीक नहीं है, ये जज प्रो कंज्यूमर है, ये जज प्रो फिमेन है, ये जज एनवायरमेंटली कंसर्न है। जजेस की अपनी आइडियोलॉजी भी उनके जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट होती है और ये देखा गया है। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड आउटकम्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। अब जज ने कहा कि साहब पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से डीजल बंद कर दो। लोगों ने कहा डीजल बंद कर दो तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? कि हमें नहीं पता, आप अल्टरनेट फ्यूल पे काम करिए, पॉल्यूशन नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किया गया। जब दिल्ली में स्मॉग होता है उसमें कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाती है, हार्श डिसीजन है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको भी कहा गया, ओलिवर होल्म्स और कार्ल्स लेल्विन्स ने इसी बात को कहा। क्रिटिकल लीगल स्टडीज, लॉ रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल एंड सोशल पावर, नॉट नेचुरल और ऑब्जेक्टिव। अब क्रिटिकल स्टडीज ये है कि साहब अब कांग्रेस की सरकार थी तो साहब उस समय हम कहते थे भारत जो है वो लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी वाला देश है क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, बहुत सारे फ्रीबीज की बात करते थे, बाकी चीज़ों की बात करते थे। फिर जब बीजेपी की सरकार आई भारत में, तब हम कहते नहीं ये राइट विंग की सरकार है, ये ट्रेडर्स ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है, गरीब आदमी का क्या होगा। ये आइडियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे। इसका मतलब ये था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो डिसाइड करती है कि देश को किधर लेके जाना है और कैसे चलाना है। एम्स टू एक्सपोज लॉ लीगल सिस्टम्स मेंटेन इनइक्वालिटी। ये है सीधी सी बात कि हाउ लीगल सिस्टम्स मेंटेन इनइक्वालिटी। आपने कहा कि साहब बड़े आदमियों के लिए हम ये सुविधाएं देंगे, छोटों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक सड़क में कानून बना दिया कि जी यहाँ पे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर नहीं जा सकती, सिर्फ कारें जाएंगी। क्यों जाएंगी? उनका पर्पस था कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो। लेकिन लोग कहते हैं कि आप साहब जो रिच लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, बाकी लोगों को कहते हैं आप पैदल जाइए, आगे आगे अलाउड नहीं है जाना। अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग लॉजिक बातों के आते हैं, इसको भी समझना होगा। और फिर हम बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस की। एनालाइज हाउ द लॉ हैज़ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज विमेन। क्योंकि इस समय विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो कानून के ऊपर सवाल आता है कि जब कानून ही बायस्ड है, विमेन को एनकरेज नहीं करता है, आपने जो उसमें फॉर एग्जांपल सिलेक्शन इन आर्मी या सिलेक्शन इन पुलिस के जो पैरामीटर रखे हुए हैं, हाइट, वेट, बॉडी, फिजिकल फिटनेस, अब सवाल इस बात का है उसमें तो विमेन फिट नहीं होंगी, तो इसका मतलब वो तो सिक्योरिटी सर्विसेज में आ ही नहीं सकती। तो आप कानून बदलिए। अब आप कानून बदलेंगे तो किस आधार पे बनाएंगे? आपके पास तो डेटा ही नहीं है, किस आधार पे पहले बनाया था। तो ये एक चैलेंज हो जाता है और इसीलिए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है। कॉल फॉर रिफॉर्म्स टू एंश्योर जेंडर जस्टिस इन लीगल सिस्टम, यही मैं आपसे बात कह रहा था। ये तो था मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या भारत के इतिहास में जब हमारी सोसाइटी पिछले 5-10 हज़ार साल से चल रही है तो क्या कानून नहीं होंगे? तो चाणक्य ने बहुत ढंग से इसको डॉक्यूमेंट किया है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
जनरली ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है हमारे कॉलेजेस में, वो गलत है। सोर्स ऑफ लॉ, चाणक्य आइडेंटिफाइज 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ विच लाइक मॉडर्न लीगल सिस्टम। धर्म मीन्स रूटेड इन स्क्रिप्चर एंड मॉरल कोड्स। हमने जो नेचुरल लॉ की बात की थी, हम यहाँ धर्म की बात करें। मैं आगे इसका कंपैरिजन ब्रीफली आपको बताऊंगा। फिर बात के व्यवहार, लीगल प्रोसेस कैसे होगा, जैसे हम सीआरपीसी सीपीसी की बात करते हैं कि ओवरऑल डिसीजन मेड बाय जजेस एंड लीगल अथॉरिटीज किस तरह से करेंगे, कैसे उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चरितार्थ मतलब कस्टम्स, एस्टैब्लिश ट्रेडिशन एंड सोशल नॉर्म्स। अगर कोई चोरी करता है तो क्या सज़ा है, कोई अगर हत्या करता है तो क्या सज़ा है, कोई समाज में छेड़खानी करता है तो क्या सज़ा है। इस तरह की परिस्थितियां भी थीं, उसको डॉक्यूमेंट किया गया। फिर राजा शनाइन रॉयल एडिक्ट, लॉज इशूड बाय द किंग। अब जैसे सरकार की तरफ से आप डायरेक्टिव इशू कर देते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, बाद में उस पर कानून बनता रहे, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुरंत कानून लेना है तो राजा का आदेश आया है कि कल से ये होगा। अब वो आदेश भी तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, डायरेक्टिव था, वैसा ही पहले जो आज होता है वो पहले भी था। He emphasized that in case of conflict between these, practicality and statecraft should guide decisions, giving the king's authority to pragmatic edge. कहने का मतलब है कि अब कहीं समझ नहीं आ रही क्या स्थिति है तो लोग राजा के पास चले जाते थे, धर्मगुरु के पास चले जाते थे, वो उसका इंटरप्रेट करते थे, फिर राजा के पास जाते थे कि महाराज ये स्थिति है, रास्ता बताइए। राजा सबकी सुनता था, फिर निर्णय लेता था। ऐसा भी होता था, ये इतिहास में है। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्दो चाणक्य upheld the importance of law, his jurisprudence was utilitarian and state-centric. The king was above the people but not above the धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजधर्म, कि राजा भी जो है वो धर्म के नीचे है। राजा अपनी तरफ से गलत काम नहीं कर सकता, समाज से ऊपर है, जनता से ऊपर है, इस लाइक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान है। यही बात वहाँ भी थी कि राजा भी धर्म के हिसाब से काम करेगा। और चाणक्य, अगर आपने सीरियल देखा हो तो यही कन्फ्लिक्ट था कि राजा ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। और जबकि चाणक्य ने कहा था कि राजा का भी एक धर्म होता है, वो धर्म सम्मत रहना चाहिए समाज के हित में। यही पूरी कन्फ्लिक्ट थी मगध राज्य में और चाणक्य के बीच में। However, the king had considerable discretionary power to maintain order and stability. कभी कभी राजा हार्श डिसीजन भी ले लेता था समाज के हित में, तभी वो कहा जाता था न्यायप्रिय राजा। Punishment and deterrence, चाणक्य believed that danda, that is punishment, was essential to uphold law and order. He advocated proportional punishment. जितना जुर्म किया उतनी सजा। जेब काटी है तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते, आप उसको 2 कोड़े मार दीजिए, 10 दिन जेल में रख दीजिए। लेकिन अगर किसी ने मर्डर किया है और सेल्फ डिफेंस में नहीं है, बदले की भावना से या नुकसान पहुंचाने का है, तो ऐसे खतरनाक लोगों का समाज में रहना उचित नहीं है। या तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड, ये भी प्रावधान था। कोई भ्रष्ट है, उसको ये कहा जाता था कि उसको पब्लिकली अशेम्ड करो। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, समाज का नुकसान करता है, उसको पब्लिकली अशेम्ड करो और जेल में डाल दो और निकाल दो उसको संस्था से, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरनाक है। स्विफ्ट जस्टिस टू डिटर क्राइम, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्राइम हुआ है, 20 साल उस पर केस चलेगा तो क्या मतलब रहा। तो लोगों को यही आएगा कि साहब जब न्याय मिलना ही नहीं तो हम ही अपने लेवल पे निपटा लेते हैं। इसीलिए स्विफ्ट जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए। Espionage and surveillance to enforce law and prevent rebellion, and this leans towards the realistic and positivist jurisdictions focused on outcome over ideals. अब आतंकवादी आपके देश में हैं, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं? वे जानने का प्रयास करती हैं कि किस पे नज़र रखी जाए, कौन संदिग्ध है। अब उसको आप जासूसी कहना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल राष्ट्र हित में ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर लोगों पे नज़र नहीं रखी गई और उनको क्राइम होने से पहले नहीं पकड़ा गया तो देश का बहुत नुकसान होगा। आप कहीं पे बम फट रहा है, फिर आप जाके उसके अपराधी को पकड़ रहे हो, पहले क्यों नहीं पकड़ा? कि हमें जासूसी करने की इजाज़त नहीं थी, तो क्राइम उसने किया, फिर आप उसके पीछे दौड़ रहे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये भी सुना होगा, इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फिर बात आती है लीगल प्लूरलिज्म की। ही एक्नॉलेज द डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट सोशल क्लासेस प्रोफेशन रिफ्लेक्ट द हेट्रोजेनस एंड हायरार्किकल नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी
while this may conflict with the modern egalitarians they represent, it may pragmatic in his context. अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ें। एक व्यापारी है, उसकी मजबूरियां अलग हैं, एक फौजी है, उसके कानून अलग हैं, एक पुलिस वाला है, उसके कानून अलग हैं। आप कहोगे कि जी हाई स्पीड पे आप गाड़ी नहीं चला सकते 90 पे, गैर कानूनी है। मैं चला रहा हूँ 100 पे, गैर कानूनी है। पुलिस वाले को अगर मुझे पकड़ना है तो उसको 100 से ऊपर ही ड्राइव करके मुझे पकड़ना होगा, मेरे आगे जाके उसको रोकना होगा। अब आप कहेंगे कि देखिए पुलिस वाले ने भी कानून तोड़ा, बस यही फ़र्क आ जाता है। कानून सबके लिए बराबर था, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जो एडिशनल पावर दी गई है कि जो कानून तोड़ रहा है उस पर कार्रवाई कैसे करनी है, ये जो एडिशनल पावर है यही बताती है हायरार्की एंड डिफरेंशियल एंड हेटेरोजेनस नेचर ऑफ लीगल सिस्टम इन एनी सोसाइटी। जस्टिस एज पॉलिटिकल टूल फॉर चाणक्य, लॉ एंड जस्टिस वर टूल्स टू प्रिजर्व द स्टेट, राज्य को एक साथ रखना। इफ एथिकल एंड रिलीजियस लॉ कन्फ्लिक्ट विद स्टेट इंटरेस्ट, then reason of state could override them. This makes his legal philosophy aligned with Machiavellian's realism rather than idealistic legal theories. अब आप कहते हैं लीगल थ्योरी मतलब सबको करने दो, फंडामेंटल राइट्स है, एक आतंकवादी को भी करने दो। वो कोई बोलता है मैं टुकड़े टुकड़े गैंग चलाऊंगा, आप उसको आज़ादी दे दोगे? वो आपके देश को तोड़ने में लगा हुआ है, क्योंकि नहीं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाना चाहिए जब राष्ट्र की बात सामने आती हो? तो ये चीज़ें हैं प्रैक्टिकल जिनको समझना होगा। तो इसीलिए बहुत सिंपल सी बात जो मैंने अभी आपको कही, मैंने उसको समरी में रखा ताकि आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक कंपैरिजन मैंने किया आपके लिए कि चाणक्य के व्यूज़ और मॉडर्न जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उनमें क्या समानताएं हैं। सोर्स ऑफ लॉ, जैसा हमने कहा हमारे यहाँ भी सोर्स ऑफ लॉ है, नेचुरल भी है, दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो वर्चुअली एक साथ। जैसे हमने कहा धर्म, फिर यहाँ पे बात आ जाती है नेचुरल लॉ की। फिर आते हैं रोल ऑफ स्टेट, सुप्रीम एनफोर्सर एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ, सोवरेन एंड सेंट्रल अथॉरिटी। बात सेम है। सुप्रीम एनफोर्सर कौन है यहाँ पे? चाणक्य ये कहता है किंग, और इंटरप्रिटेशन लॉ जो है वो करेगा। यही बात हम कहते हैं सोवरेन एंड सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? सोवरेन है पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, और इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। वर्चुअली सेम थ्योरीज आइडियोलॉजीज है। जस्टिस, यूटिलिटेरियन एंड प्रैग्मेटिक, एंड दिस इज अ लीगल रियलिज्म, दोनों ही एक बात कर रहे हैं। प्रैग्मेटिज्म इज रियलिटी एंड रियलिज्म इज प्रैग्मेटिज्म। पनिशमेंट, टूल फॉर डिटरेंस एंड ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपके पास क्राइम होता है तो पहले डिटरेंस, कि अगर ये करोगे तो सज़ा मिलेगी तो लोग क्राइम ना करें। और यही बात आती है डिटरेंस थ्योरी कि भाई कानून में इस तरह से हार्श पनिशमेंट्स दिए गए हैं ताकि लोग डिटर करें, समाज में अराजकता ना फैले। और फिर बात आती है इक्वलिटी, कॉन्टेक्चुअल नॉट एब्सोल्यूट। और यही बात कही जाती है कि यू हैव फ्रीडम बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये लॉजिक था चाणक्य का जो आज हमारे संविधान में है। प्रोग्रेसिव इलेगेटेरियनिज्म, उन्होंने भी कहा कि साहब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज मैच्योर होगा वैसे वैसे हम उसकी परिस्थितियों को देखते हुए कानून बदल सकते हैं। तो ये था ओवरऑल दोस्तों ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक्स। अब आगे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा नेचर, फंक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ लॉ, ये क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है आपकी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। और जैसा मैंने बताया अगली बार हम चर्चा करेंगे नेचर, फंक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ लॉ। तो ये जो आपको पूरी की पूरी जो सीरीज़ मिल रही है इस प्ले लिस्ट में, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे जैसे जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे सामने आ रहे हैं मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। मैं बैक टू बैक, कवर टू कवर या पेज नंबर टू पेज नंबर थ्योरी बुक नहीं बना रहा हूँ। मैं लॉ को एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ ताकि आप चाहे स्टूडेंट हों या समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। वंदे मातरम।